All right. Good evening. Good evening. And very good evening. Okay, let's start. Bismillah. Okay. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सीन ये हुआ था कि कल मुझे इनवाइट किया गया था फेसबुक पे फोटोग्राफी ग्रुप है फोटोडॉक्स के नाम से। तो उनके एडमिन्स ने मुझे इनवाइट किया था और उन्होंने बोला कि आप आके कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे बात करें। मैंने उसको मतलब इट वाज अ प्लेजर एंड इट वाज अ ऑनर। तो मैंने कहा डेफिनेटली आई वुड लव टू। तो मैं गया एंड आई वाज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं हैं, जनरल पर्पस लोग हैं। तो मैंने अपनी जो भी एलेबरेशन थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कि आपने कैसे करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, टोन्स का, फ्रेमिंग का, कंपोजिशन का, पैटर्न्स का, टेक्सचर्स का, सिलुएट्स का, शेडोज़ का, और जो स्टैटिकली जो फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मैंने सारी उन चीज़ों का जिक्र किया। वो रिकॉर्डिंग पूरी सेफ़ है, इंशाल्लाह वो हम यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, फिर मैं शेयर करूँगा। कल ड्यूरिंग डिस्कशन मैंने टेक्निकल चीज़ों का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। मैंने बहुत ही टच बेस्ड एक आध चीज़ का जिक्र किया कि मेरी नज़र में टेक्निकल फ़ोटोग्राफी, अगर आपने मतलब चीज़ों को कैसे आपने कौन से गेयर यूज़ करना है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के लिए, तो वो मैंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, बट टच बेस्ड एक आध चीज़ का जिक्र किया था। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ों की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ये आप लोगों से बात करूँगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए मेरी नज़र में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से केयर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उन चीज़ों का जिक्र करूँगा। तो वो ऑब्वियसली आप ट्राई करना चाहें, खुद ट्राई कर लें। बहुत बेसिक से रूल है, बहुत बेसिक से रूल है। लेकिन ये सेशन पूरा का पूरा हार्ड कोर टेक्निकल होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा लोग शायद ना बोर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादातर कोई लोग समझते नहीं है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं और उन चीज़ों पे अमल करके उन गेयर्स, सेलेक्टेड गेयर्स की तरफ जाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। उससे ये होगा कि आपका इमेज ज़्यादा बेहतर आप कैप्चर कर पाएंगे। ओके, उमर का आता ही सवाल। वालेकुम सलाम ब्रदर, क्या हाल है? डिड यू थिंक फुल फ्रेम लेंस और क्रॉप ऑप्शन बेस्ट फॉर ब्लैक एंड वाइट? मेरा नहीं ख्याल। उमर मुझसे पूछ रहा है कि फुल फ्रेम लेंस का क्रॉप बटी भी अगर आप यूज़ करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक है फ्रेम साइज से, ठीक है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक बनता है लेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितने ग्लास एलिमेंट्स हैं। ज़्यादा इसका स्ट्रेट अवे आंसर ये, इसका ताल्लुक फ्रेम से नहीं है कि फुल फ्रेम है कि क्रॉप फ्रेम है। इसका ताल्लुक लेंस से है कि लेंस में कितने ग्लास एलिमेंट्स हैं। मैं स्टार्ट ही लेंस से करूँगा। मैं जो टेक्निक गेयर्स की बात आ रही है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, मैंने गेयर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लेंसेज और कैमरास। अब आप बोलेंगे यार तो बेसिक सी चीज़ है, लेंसेज और कैमरास, दैट्स ट्रू। लेकिन लेंसेज में कौन से लेंसेज? आपको मैं गारंटी से बात बोल सकता हूँ कि 70 to 200 से अगर आप कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज लेते हैं वो इतना अच्छा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। वही इमेज अगर आप 85 प्राइम से लेंगे, 105 प्राइम से लेंगे, 135 प्राइम से लेंगे, 200 प्राइम से लेंगे, लेकिन 70 to 200 जूम लेंस से आप लेंगे, उससे मेरी वो बात नहीं आएगी जो प्राइम से आएगी। तो पहला फ़र्क तो यही आ गया कि जूम लेंसेज आपको इतने अच्छे ब्लैक एंड वाइट टोनैलिटी नहीं देंगे लॉन्गर फोकल लेंथ में। मैं शॉर्ट फोकल लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं 14, 24, 24-70 की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्गर फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ। 70 mm एंड अबव, 70 mm एंड अबव जितनी भी फोकल लेंथ अप टू 200, 300, 400, 500, 600, 800, जूम काम नहीं करेगा। जूम आपको वो टोनैलिटी देगा ही नहीं। क्यों? उसकी बेसिक वजह ये है कि जितने भी जूम लेंसेज हैं 70 mm से 200 mm तक वो
ओके, वो उसकी वजह ये बनती है कि एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, उसकी वजह ये बनती है कि 70 to 200 mm के जो लेंसेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्लास एलिमेंट्स होते हैं, 17, 18 अप टू 21 ग्लास एलिमेंट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ग्लास एलिमेंट्स हैं तो उसका ताल्लुक ब्लैक एंड वाइट से क्या है? देखिए, ब्लैक एंड वाइट का मकसद ही यही है टोनैलिटी, मैक्सिमम टोन्स। वाइट से लेकर ब्लैक तक में जितनी टोन्स आप निकाल सकते हैं, दिस इज़ व्हाट लेंस इज़ ऑल अबाउट। लेंस के बारे में कहा जाता है कि लेंस में जो ग्लास होता है, ग्लास इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है, ग्लास इज़ अ कैपेसिटर, ठीक है। ग्लास का काम लाइट को रोकना है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, लेंस में से तो लाइट गुजर जाती है, ये लेंस है, लेंस में से तो लाइट गुजर जाती है। आप बोल रहे हैं कि लेंस में से लेंस का जो ग्लास है वो लाइट को रोकता है। जी बिल्कुल रोकता है। उसकी वजह यह है कि आपके जो लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, मैजेंटा, 7 कलर है, ठीक है। जो रेड वाली जो रेड है, क्योंकि रेड जो है वो इंफ्रारेड से स्टार्ट होकर अल्ट्रा वायलेट पे जाके ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम ख़त्म होता है। जो इंफ्रारेड वाली फ्रीक्वेंसीज है लाइट की वो कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एक इक्वेशन है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू एच इज इक्वल टू सी इंटू एच इंटू सी, न्यू इज इक्वल टू एच इंटू सी। एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय सी स्पीड ऑफ लाइट है, और फिर वी आती है वो उसकी वैल्यू। तो होता है क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट को आप अगर इंफ्रारेड से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो उसकी वैल्यू कम आएगी न्यू की, ठीक है। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो इंफ्रारेड के लिए न्यू की वैल्यू कम है और अल्ट्रा वायलेट के लिए न्यू की वैल्यू ज़्यादा है। न्यू इज इक्वल टू सी इंटू प्लैंक कांस्टेंट, ये इक्वेशन है, गूगल कर लीजिएगा मिल जाएगी आपको। तो होता क्या है कि जितनी आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जो इंफ्रारेड, ग्रीन, येलो टाइप की जो टोन्स होती हैं आपकी इमेज या आपकी लाइट के अंदर, वो ईजिली पास हो जाती हैं एक ग्लास में से। और जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में ब्लू, मैजेंटा टोन्स होंगी वो जितनी पास होने की कोशिश करेगी, ग्लास उनको रोकने की कोशिश करेगा। नाउ इमेजिन एक 70 to 200 का एक लेंस है, उसके अंदर 21 ग्लास एलिमेंट्स हैं, 18, 19, 20, 21 ग्लास एलिमेंट्स है। उसका मतलब है अगर ब्लू लाइट घुसी तो उसको 21 टाइम्स रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जो आउटपुट निकलेगी उस लेंस से जो सेंसर पे जाके पड़ेगी वो इंतहाई फीकी होगी, ठीक है। जो RGB वैल्यू 3 होती है ना आपकी लाइट की, RGB वैल्यू जो आप सेंसर जिनको सेंस करके रिप्रोड्यूस करता है, तो ब्लू वैल्यू उसको कम मिलेगी बनिस्बत रेड और ग्रीन की। रेड और ग्रीन उसी लेंस में से इजीली पास हो जाएगा क्योंकि वो जो लेंस है वो रेड और ग्रीन फ्रीक्वेंसी को, उसको लाइट को इजीली पास कर देता है। ब्लू को वो पास नहीं करता क्योंकि ब्लू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, तो उतनी ज़्यादा ग्लास उस लाइट को रोकने की कोशिश करेगा जो कि ब्लू है। तो उसका मतलब है अगर रेड है तो वो ग्लास को रोकने की कोशिश कम करेगा, ऑरेंज है थोड़ी सी ज़्यादा, येलो थोड़ी सी ज़्यादा, ग्रीन थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करेगा, फिर ब्लू, मैजेंटा, अल्ट्रा वायलेट, तो वायलेट में जाके मैक्सिमम वो उस लाइट को रोकने की कोशिश करेगा। सेम ग्लास जो हम इसमें से देखते हैं, ये जनरल फार्मूला है और ये आप गूगल कर लें, इट्स एप्लीकेबल। तो 70 to 200 जो लेंस है उसमें इतने 18, 19, 20 ग्लास एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप उससे इमेज लेते हैं और उसको आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इमेज बिल्कुल फ्लैट दिखता है। यही वजह है कि 70 to 200
लेंस से आप जितने भी ब्लैक एंड वाइट इमेज लेने के या कलर इमेज लेके उनको ब्लैक एंड वाइट में आप कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे, उस इमेजेस में वो टोनैलिटी नहीं आएगी जो एक प्राइम लेंसेज में आएगी। और प्राइम लेंसेज में आपकी जो नंबर ऑफ ग्लास एलिमेंट्स है वो कम होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, मैक्सिमम 12-13 होते हैं। तो प्राइम लेंसेज से अगर आप वही 200 का प्राइम लेंस है, ठीक है, उससे आप इमेज लें और 200 पर 70 to 200 को 200 पे लेके 2.8 पे आप रख के लें और 2.8 का एक प्राइम लें, ठीक है, आप उससे लें, टोन्स दोनों की डिफरेंट होंगी, दोनों की डिफरेंट होंगी। जो आपको वो मैं आपको 2 लेंस बताता हूँ, आप ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये जो लेंस है 70 to 200, ठीक है, तो आप उससे 200 पे रख के एक शॉट लें, सेम शॉट सेम डिस्टेंस पे रख के सेम लाइट पे सेम उस पर। नाइकन का एक प्राइम लेंस है 180 mm। अब 180 और 200 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 180 2.8 का वो प्राइम लेंस है, उसके अंदर 6 ग्लास एलिमेंट्स हैं, उससे आप शॉट लें और एक 200 70 200 से शॉट लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का टोनैलिटी का फ़र्क होगा। जो 180 प्राइम है वो आपको ज़्यादा डिग्रेडेशन दिखाएगा, ज़्यादा टोन्स दिखाएगा। आपने अभी एडिटिंग करी भी नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको इतनी टोन्स दे देगा कि आप बोलोगे यार ये तो इमेज इतना तगड़ा दिख रहा है, मुझे तो मैक्सिमम ग्रे और लाइट और शेडोज़ ये सब मुझे एक साथ नज़र आ रहा है। मतलब जो डिग्रेडेशन, जो लाइट और शेडोज़ के दरमियान जो ट्रांजिशन है ग्रे टोन्स की, वो इतनी कोई सुपर्ब है कि आप बोलोगे यार ये तो मैं एडिटिंग में भी नहीं निकाल सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो 180 mm 2.8 का जो प्राइम लेंस है उसके अंदर 5 ग्लास एलिमेंट्स हैं और 70 to 200 जो है उसके अंदर 20 ग्लास एलिमेंट्स हैं। तो 5 ग्लास एलिमेंट्स पे लाइट को कम से कम रुकावट मिली है, तो लेस कैपेसिटेंस मिली है, इस वजह से मैक्सिमम लाइट की टोन्स जो है वो लेंस से निकल के सेंसर पे आ गई। तो पहला रूल ही यही है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का मेरी नज़र में कि आपने प्राइम लेंस चूज़ करना है जिसके अंदर सबसे कम ग्लास एलिमेंट्स हो, ताकि आपको मैक्सिमम टोन्स मिले, ब्लैक एंड वाइट की मैक्सिमम ग्रेडेशन मिले, मैक्सिमम ग्रेडेशन मिले लाइट की बिटवीन हाईलाइट्स एंड शैडोज। ठीक है, ये आपने सबसे पहले करना है। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट का बाय डिफ़ॉल्ट ये आई डोंट नो आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बताता ही नहीं बताता, लेकिन ट्रस्ट मी, ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप ट्राई करके देख लो। 70 to 200 का लेंस से 200 पे रख के आप एक शॉट लो और 180 प्राइम 2.8 पे रख के शॉट लो, बगैर एडिटिंग ये ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखेगा टोनैलिटी का। और आप बोलोगे यार मैंने इतने अर्से फोटोग्राफी में क्या अच्छा खबर आई है, आप लिटरली ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो पहला ब्लैक एंड वाइट में आपका जो स्टेप है वो लेंस सिलेक्शन में वो है प्राइम लेंस, बस। और मेरी ये अच्छा प्राइम लेंस में भी 2 है, या तो नए प्राइम लेंस लें या पुराने। मैं पुरानों को प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पुराने लेंसेज जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्रोमेटिक एब्रेशन है, वो किनारों से वो लेंस शार्प ही नहीं है, वो सेंटर से शार्प है, वो किनारों से शार्प ही नहीं है। अब होता क्या है, अल्लाह अल्लाह अकबर उन लोगों का, उन सारे फोटोग्राफर्स का जो हर वक्त कंपनीज़ को ये बोलते रहते हैं कि यार क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो इंतहाई घटिया है और हमें कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस चाहिए। उस चक्कर में वो बेचारे इंजीनियर जो बैठ के लेंसेज बना रहे हैं, वो आप जैसे लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक अच्छा वाला लेंस जो 3D इमेज प्रोड्यूस करता है उसको वो ख़त्म करके वो ऐसा कचरा लेंस बना देते हैं कि जिससे आप तस्वीर लेते तो वो फ्लैट इमेज आता है, 2 डायमेंशनल, जैसा लगता है कि कागज़ है, कागज़ पर किसी ने इस्त्री कर दिया, ऐसे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो लेंस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लाना, लेंस के अंदर एक ऐसी फीलिंग लाना उसको देख के आप एकदम के लिए चौंक जाए, यार वाह यार ये कैसे रेंडर हुआ है, ये डिफरेंट लग रहा है इमेज, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है लेंस की। ये लाना ना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए ना लेंस को डिज़ाइन बहुत स्पेशली करना पड़ता है। तो जायज़ के लेंसेज क्यों मशहूर हैं, वो लाइका के लेंसेज क्यों इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, क्यों इतने महंगे? क्योंकि वो लाइका लुक
ऐसा है वो लेंसेज लाइका के परफेक्ट है ही नहीं, लाइका के लेंसेज शार्प है ही नहीं, लेकिन लाइका के लेंसेज को लेके तस्वीर लेके आप जो आप वो होते हो ना यार, ये देयर इज समथिंग इन द इमेज। तो वो जो लाइका लुक, जो टर्म मशहूर है ना लाइका लुक, वो इसलिए मशहूर है कि जितना लेंस इम्परफेक्ट होगा उतना ही उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब मुझे नहीं पता ये बात आप लोगों को किसी ने बताई है या नहीं बताई, लेकिन दिस इज द फैक्ट। ठीक है, मॉडर्न लेंसेज जितने आ रहे हैं वो मिररलेस के स्पेशली, ये टेक्निकली और क्लिनिकली परफेक्ट लेंस है। H2H शार्प है, मतलब अगर आपने किसी का पोर्ट्रेट इधर भी लेना है ना, चेहरा रख के, ठीक है, उसकी आंखें यहाँ पर है, अव्वल तो मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे लोग जो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि भाई हमें H2H चाहिए शार्पनेस। अब तो क्या तुम यहाँ पे रख के अपना पोर्ट्रेट लोगे, पोर्ट्रेट सेंटर में रख के लोगे ना भाई, ये यहाँ पे रख के पोर्ट्रेट लोगे। चलो लैंडस्केप वाला बोल सकता है, पोर्ट्रेट वाला जब बोलता है ना तो सर पकड़ के बैठे, ओ भाई तुम्हें कोने पे। और मज़े की बात क्या है, शॉट वो लेते हैं 1.4 1.2 पे या 2.8 पे, और कहते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प होना चाहिए। जब आप सेंटर पे रख के 2.8 पे शॉट लेते हैं तो ये कॉर्नर तो ऑलरेडी ब्लर होता है, तो फिर बोलते क्यों हो भाई कि हमें कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प चाहिए लेंस। कॉर्नर तो ऑलरेडी ब्लर होंगे क्योंकि आपने सेंटर पे रख के 2.8 पे शॉट लिया, तो सब जगह ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लर हो गया, तो ये तो कॉर्नर ब्लर होगा सारे। तो फिर क्यों बोलते हो? कोई एक बंदा आज तक मुझे नहीं दिखा, कोई एक बंदा आज तक मुझे नहीं दिखा जो ये बोलता हो कि मैंने पोर्ट्रेट लेना है और मुझे कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प लेंसेज चाहिए, और वो यहाँ लिटरली एजेस पे रख के कोई पोर्ट्रेट ले रहा हो। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसने आप पोर्ट्रेट किनारों पे सिर्फ ये इसलिए लिया हो क्योंकि उसको शार्प लेंसेज चाहिए। किसी ने नहीं लिया है, लेकिन बोलते सब है, बोलते सब है। तो ये जो मुंह की फायरिंग है ना लोगों की, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बोलूँ, ये जहालत है, सिर्फ और सिर्फ जहालत है। ठीक है ना। तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं वापस लेंसेज के टॉपिक की तरफ आता हूँ कि प्राइम लेंसेज लें जिसमें कम ग्लास एलिमेंट्स हो। मैं पुराने प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पुरानों के अंदर वो इम्परफेक्ट होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो लेंस जितनी ज़्यादा क्रोमेटिक एब्रेशन मारा कह रही है ना बोले, ओके ठीक है नहीं बोलता। जो लेंस जितनी ज़्यादा क्रोमेटिक एब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है कि लेंस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं एक 2D प्लेन के ऊपर, एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब यही होता है कि आपका इमेज 3D फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। हॉलोग्राम कैसे बनता है? हॉलोग्राम कैसे बनता है? हॉलोग्राम में ये होता है कि एक लाइट यहाँ से आती है, एक लाइट यहाँ से आती है, और एक लाइट तीसरी लाइट यहाँ से आती है, और वो लाइट आपस में 3 या 4 सोर्स मिलके आपको एक फीलिंग देती है हॉलोग्राम का। एक्सटर्नल लाइट दी जाती है। सेम ये काम लेंस से निकल के जब वो फोकल प्लेन पे आके सेंसर पे आके मिलती है, RGB वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों पॉइंट आके जब फोकस सेंसर पे आके मिलते हैं, अगर तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो उसका मतलब है लेंस परफेक्ट है, टेक्निकली क्लिनिकली परफेक्ट है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक दो एलिमेंट आगे पीछे हो जाए तो उसका मतलब है कि लेंस 3 डायमेंशनल इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम वही हॉलोग्राम वाला इफेक्ट सेंसर की सरफेस पे हो रहा होता है, सेम चीज़ हो रही होती है। तो जिसको आप लोग, जिसको सारे लैंडस्केप फोटोग्राफर जो है ना वो कहते हैं यार ये लेंस इंतहाई घटिया है, इसमें टू मच क्रोमेटिक एब्रेशन है। ओ भाई मैं जानता हूँ ये है, क्रोमेटिक एब्रेशन कलर इमेज के अंदर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन सेम वही इमेज आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करें, फिर तमाशा देखिए वही लेंस ऐसा इमेज प्रोड्यूस कर रहा होगा, आप बोलोगे यार ये मैं पहले क्यों नहीं मेरे दिमाग में आया। तो मैं तो उन लेंसेज का दीवाना हूँ
कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो लेंसेज ब्लैक एंड वाइट के अंदर उस इमेज की टोनैलिटी को चार चांद लगाते हैं, चार चांद लगाते हैं। यही वजह है कि जो नए 70-200 हैं, ठीक है, या नए आपके सिग्मा 85 1.4 आर्ट लेंस, कोई एक मैंने आज तक अच्छा इमेज ब्लैक एंड वाइट का सिग्मा आर्ट लेंस से नहीं देखा। कोई एक अच्छा, कोई एक अच्छा इमेज जो मैक्सिमम टोनैलिटी देता हो, मुझे एक इमेज बता दे। नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो लेंस टेक्निकली क्लिनिकली परफेक्ट है, और परफेक्ट लेंस जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट में 3 डायमेंशनल डेप्थ लाने के लिए इम्परफेक्ट लेंस, पुराने लेंसेज का इंतखाब करना पड़ेगा। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। हमारा यहाँ मौजूद है और हसन भाई जो है इनके हस्बैंड, हमारा और हसन भाई, हम तो आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं और हसन जो है हम तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यार वो फलाना कैनन का FD माउंट का जो लेंस है वो अच्छा है, या जाइस का फलाना माउंट का वो पुराना लेंस M42 स्क्रू माउंट का लेंस वो अच्छा है, वो ट्राई करें आप। हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और फिर यही वजह है कि हमारे इमेजेस ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट है आप लोगों से। क्यों डिफरेंट है? अभी मैंने कैमरे को नहीं छेड़ा है, अभी मैं सिर्फ लेंसेज पे ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ लेंसेज पर ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं कैमरे पे तो गया ही नहीं हूँ, वो एक अलग दुनिया है। मैं अभी सिर्फ लेंसेज पे हूँ। लेंसेज कोई इतनी बड़ी दुनिया है ना जिसकी कदर नहीं, कि अगर आपने अच्छी टोनैलिटी चाहिए अपने ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए, तो प्राइम लेंसेज यूज़ करें और पुराने लेंसेज यूज़ करें। वो लेंसेज यूज़ करें जो मैक्सिमम क्रोमेटिक एब्रेशन देते हो, क्योंकि आप उनको ब्लैक एंड वाइट पर कन्वर्ट करके स्लाइडर्स को, कंट्रास्ट को आगे पीछे करेंगे ना, और वो जो इफेक्ट देगा आप फिर बोलोगे पावर भाई आप सही कह रहे थे। गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। मैं इतनी बड़ी बात ऑनलाइन आके किसी एक्सपीरियंस पे ही बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलता नहीं। मैं उस तक कोई बात इतने वसूख से नहीं बोलता जब तक मैं मेक श्योर ना हूँ और मैंने खुद ना टेस्ट किया हो। ये मेरी आदत है, मैं पहले टेस्ट करता हूँ, खुद वेरीफाई करता हूँ, सेटिस्फाई होता हूँ, उसके बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो ये ज़रूर करके देखें। इट डजंट मैटर आपके पास सोनी का कैमरा है, आप नाइकन के पुराने लेंसेज ले यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कैनन का कैमरा है, आप कैनन के पुराने FD ग्लास यूज़ कर सकते हैं EOS अडॉप्टर के साथ लगा के, ठीक है। इवन आपके पास दुनिया का कोई भी कैमरा हो यार, इट डजंट मैटर। आप अडॉप्टर लें, पुराने नाइकन और कैनन की ग्लासेस लें, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करें, और आप बोलेंगे यार मैं पागल था इतने अरसे से, जो मैं ये ऑटो फोकस वाले ये 70-200 यूज़ कर रहा था, ये 85 सिग्मा आर्ट यूज़ कर रहा था। आपका दिल नहीं चाहेगा दोबारा उन लेंसेज को यूज़ करने का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। मैं आपको एक लेंस दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। फिर मुझे ना शो में ये लेंस अपने पास रखना चाहिए था, ठीक है। ये है 105 mm 1.8। आपको थोड़ा सा इन्वर्ट दिख रहा होगा, आई एम सॉरी। तो ये विंटेज लेंस है 105 1.8 प्राइम, ठीक है। ये मेरा ब्लैक एंड वाइट के लिए गोल्ड ऑल टू में ये लेंस होता है, ठीक है। और ये आपका प्राइम है, ठीक है। और ये D700 पे लगाया हुआ मैंने। मुझे अगर ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेना होता है, ये मेरा गो टू कॉम्बिनेशन है। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरा गो टू कॉम्बिनेशन। मैंने अभी तक आपको सिर्फ लेंस बताया, मैंने D700 पे आया नहीं हूँ। उसकी भी वजह है, D700 भी वजह है कि मैं D700 पे क्यों हूँ, D750 पे क्यों हूँ, D850 पे क्यों नहीं हूँ, D3S पे क्यों नहीं हूँ, ठीक है। इसकी भी वजह है, वो अभी बताता हूँ। तो ये मेरा ब्लैक एंड वाइट का गो टू लेंस है। जब मुझे आर्टिस्टिक शॉट लेना है ना, तो फिर मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ। अगर मुझे जल्दी है, कोई क्लाइंट है और मुझे जल्दी फोकस लेना है, तो फिर मैं
105 f2.DC लेंस यूज़ करता हूँ। वो उसके अंदर भी 5 ग्लास एलिमेंट्स है, मगर वो ऑटो फोकस के साथ है। इसके अंदर भी 5 ग्लास एलिमेंट्स है, लेकिन ये मैनुअल फोकस है। फ़र्क क्या है दोनों में? थोड़ा सा फ़र्क है आउटपुट की रेंडेशन में। ये ज़्यादा 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है, वो जो है वो उसके अंदर एक्यूरेट जो शार्पनेस ज़्यादा है 105 f2.DC के अंदर, लेकिन वो ऑटो फोकस है क्योंकि उसके अंदर ऑटो फोकस मोटर है और वो D700 के साथ ऑटो फोकस करता है। तो जब क्लाइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे पोर्ट्रेट लेना था ब्लैक एंड वाइट, तो मैं वो लेंस यूज़ करता हूँ। लेकिन जहाँ मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ मेरे पास और दुनिया का पूरा टाइम है, जहाँ मॉडल को भी और क्लाइंट को भी जल्दी नहीं है, तो फिर मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ। और ये जो लेंस निकालता है रिजल्ट, होए 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 होए, मैं यार ये देख लो, ये आज एक शॉट लिया मैंने, ठीक है। आई विश ये मैं आपको दिखा सकता कि ये चूल्हे के ऊपर कोका कोला का गिलास है और ये गर्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको डेप्थ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखो, आपको 3 डायमेंशनल डेप्थ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इमेज कैसा है, ठीक है। ये मैंने लिया है, ठीक है, ये मैंने इस लेंस से लिया है। चलो भाई, लेंसेज तो हो गए कि आपने लेस क्लास एलिमेंट्स का लेंस यूज़ करना है, ठीक है, प्राइम लेंस यूज़ करना है, ठीक है, और कोशिश करें कि पुराने लेंस हों, जितने इम्परफेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा आपको टोनैलिटी मिलेगी। तो ये तो एक काम हो गया। अब आते हैं कैमरे की तरफ। अब लेंस तो आपने अच्छा सा ले लिया, ये पुराना ले लिया, जैसा भी ले लिया, उसमें से आपने टोन्स निकाल के टोन्स निकाल आई। पुराने लेंसेज हैं, लेस ग्लास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो टोन्स निकल कर आ गई। अब वो सेंसर पे आ गई। अब सारा ये मैं कैमरे का। अब कैमरा क्या करता है यार, यहाँ पे कैमरे की 2 चीज़ें जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेज के ऊपर। वो 2 चीज़ें क्या हैं, वो है CFA, कलर फिल्टर एरे। जो सेंसर होता है, लाइट आके सेंसर पे पड़ी तो सेंसर के ऊपर कलर फिल्टर एरे होता है, ठीक है, जो कि कलर प्रोड्यूस करता है। आप बोलोगे भाई कलर प्रोड्यूस करता है, मैंने तो ब्लैक एंड वाइट इमेज लेना है, तो लेकिन भाई वो आके तो पहले CFA पे टकराएगा ना, CFA से छन कर फिर वो सेंसर के डायोड्स पे जाके लाइट गिरेगी, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो टोनैलिटी क्रिएट होगी, फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगी, फिर वहाँ से वो बफर में जाएगी, फिर वहाँ से वो आपके मेमोरी कार्ड में जाएगी। तो ये पूरा सर्कल है। तो जो CFA है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए कि जिसकी कोई नहीं। आपने वो मोनोक्रोम कैमरास देखे, सुना होगा, लाइका का मोनोक्रोम कैमरा या कोई और फूजी फिल्म का मोनोक्रोम कैमरा, कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज लेते हैं। होता क्या है कि उनके सेंसर के ऊपर से CFA को हटा देते हैं। CFA की जो लेयर होती है, कलर फिल्टर एरे की रे को हटा देते हैं, तो वो जो लाइट सेंसर होता है वो फुली एक्सपोज हो जाता है। तो आपका ऑलरेडी इमेज ओवर एक्सपोज मिलता है, आपको रीडिंग सही दिख रही होती है लेकिन इमेज ओवर एक्सपोज दिख रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि CFA ऑलरेडी लाइट को पहले ब्लॉक कर रहा होता है, तो आपकी आंखें उसको आदी होती हैं। जैसे ही आप कैन यू टॉक अबाउट वाई डू यू लव ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। किरण, मैं बताता हूँ अभी आपको, इसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि वाई आई लव ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जब आप CFA को हटा देते तो मैक्सिमम लाइट आके आपके सेंसर पे प्रोड्यूस होती है, तो आपको जो मोनोक्रोम कैमराज है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट -1 अंडर एक्सपोज लेकर शॉट लेना पड़ता है टू कैच द नॉर्मल एक्सपोजर। तो CFA आपकी ऑलरेडी 1 स्टॉप लाइट खा जाती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आई एम श्योर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगी। तो CFA जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। D700 का CFA कलर फिल्टर एरे वाज द बेस्ट इन नाइकन हिस्ट्री एज आई एम स्पीकिंग। पता नहीं कौन सी कंपनी का नाइकन ने CFA फ़िल्टर यूज़ किया है D700 में, कि जो वो कलर, वो जो टोन्स निकालता है ना ब्लैक एंड वाइट की, D700, दैट इज़ अनपैरेलल। उसके बाद क्लोजेस्ट जो आया है D700 के बाद में टोन्स निकालने के लिए, वो है नाइकन का D850, 45 मेगापिक्सल 46 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, ठीक है। दैट्स द सेकंड कैमरा जिसकी टोन्स आपको मैक्सिमम मिलती हैं और आपको मैक्सिमम ग्रेडेशन मिलती है ब्लैक से वाइट के दरमियान, यानी कि शेडोज़
से हाईलाइट के दरमियान। तो नंबर 1 D700, नंबर 2 D850, ठीक है। फिर आपके पास बाकी कैमराज आते हैं जैसे कि D3S, वो भी बहुत अच्छी टोन देता है, लेकिन नंबर 1 D700 है, ठीक है। नंबर 2 D850 है। बाय द वे Z6, Z6 II, D780 ये भी बहुत अच्छे कैमराज हैं, बहुत अच्छी टोनैलिटी देते हैं, लेकिन जो मार्जिनली हर दफ़ा जो ले जाते हैं ना, एडिटिंग में आपको पता चल जाता है कि यार मैंने इस सेंसर से इतना जूस निकाल सकता हूँ मैं टोन्स का, वो आपको एडिटिंग में पता चलता है। तो आपको यार हाँ ठीक है, D780 बहुत अच्छा है, ठीक है। BSI सेंसर है, बहुत तगड़ा SNR है उसका, बहुत अच्छी टोन्स देता है। Z6 और Z6 II और अच्छा है, इक्वली अच्छा है, बल्कि Z6 II और बेहतर है। Z7 बहुत अच्छा है, लेकिन जो D850 है वो उन सब पे ऊपर ही है, ऊपर ही है, और इन सब के ऊपर है D700। अब ये चीज़ ना फील्ड एक्सपीरियंस से आती है, ये आपको कोई आप अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना या गूगल करेंगे कैलकुलेशन करने, आपको ये चीज़ें उस पर नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ ये मिलेगा कि D850 मैक्सिमम उसका वो है, डायनामिक रेंज ये है, ठीक है, इतने EV है, और लो लाइट में इतना EV फोकस है, ये सब नंबर्स आपको मिलेंगे। लेकिन टोनैलिटी ब्लैक एंड वाइट की कौन मैक्सिमम देगा, वो आपको सेंसर देगा। अच्छा ये तो हो गया उस कैमरे का सेंसर। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है SNR। SNR क्या है भाई? कैमरे का सॉफ्टवेयर, सिग्नल टू नॉइज रेशो, SNR फर्मवेयर कहते हैं। पहला लेंस हो गया, लाइट की सारी अच्छी लाइट छन के लेंस से निकल कर सेंसर पे आ गई। सेंसर का CFA भी अच्छा मिल गया आपको। उसके बाद सेंसर ने एक अच्छी सी आउटपुट निकाल के आपके कैमरा प्रोसेसर को दे दी। कैमरा प्रोसेसर के अंदर जो SNR फर्मवेयर है, अब सारा गेम उसका है कि वो आपको कैसे उस जो भी सेंसर से जूस निकल कर आया है, वो कितना अच्छा उसको पका के आपको मेमोरी कार्ड में देगा। अब ये है सारा गेम SNR का। तो अब पुराने ज़माने में सेंसर अच्छे होते थे तो SNR इतने अच्छे नहीं थे। अब सेंसर नॉर्मल हो गए तो SNR अब थोड़े बेहतर हो गए, SNR सॉफ्टवेयर बेहतर हो गए। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, ठीक है, पुराने कैमरास का नए कैमरास के दरमियान। जो बीच में जो ऑप्टिमम एक स्वीट स्पॉट आता है ना, जहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी और नए SNR थोड़ा मिक्स करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोथ वर्ल्ड आपको दे, कि पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं है। D700 वो वाहिद सॉफ्टवेयर है, वो वाहिद कैमरा है जिसकी आउटपुट CFA की वजह से और सेंसर की वजह से अच्छी है। उसका SNR अच्छा नहीं है D700 का, सेंस उसका नहीं है अच्छा SNR सॉफ्टवेयर, उसका सेंसर है इतना तगड़ा है कि SNR को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, तो उसका SNR नॉर्मल है। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जब उसकी रॉ फाइल खोल के टोन्स आगे पीछे करेंगे ना, तो सेंसर का उसमें कोई रोल नहीं है, उस सेंसर का वो SNR का कोई रोल नहीं है, सेंसर का सारा रोल है, CFA का सारा रोल है D700 के अंदर। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10-12 साल बाद, आज की जनरेशन के कैमराज Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, D780, D850, जब आप इन कैमराज की बात करते हैं तो इन सबके सेंसर टॉप ऑफ द लाइन है, सारे सेंसर टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, चाहे वो Z6 हो, Z6 II हो, Z7 हो, Z7 II हो, D780 हो। D780 की आउटपुट Z6 II के बराबर है, ठीक है। तो फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है फिर SNR के अंदर। SNR जो है वो थोड़ा बेहतर है Z6 II का, थोड़ा बेहतर है। तो आप जब एडिट करने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने ज़रा टोन ज़्यादा अच्छी खींच की एडिटिंग में निकाल ली, मैंने शेडोज़ अच्छे रिकवर कर लिए, मैंने हाईलाइट्स को थोड़ा और अच्छा कंट्रोल कर लिया, तो वो SNR आपको बताता है कैमरे का, ठीक है। सेंसर वही है जो यूज़ हो रहा होता है ऑल द वे। फॉर एग्जाम्पल D780 के अंदर Z6 का सेंसर यूज़ हुआ है, सेम सेंसर है, लेकिन SNR का फ़र्क है। D610 के अंदर D750 के अंदर D610 का सेंसर यूज़ हुआ है, सिर्फ SNR का फ़र्क है। D700 के अंदर D3S का
सेंसर यूज़ हुआ है, सिर्फ SNR का फ़र्क है, सिर्फ SNR का। तो ये कैमरा मॉडल चेंज होते रहते हैं। D4 के अंदर D4S के अंदर D4 का सेंसर यूज़ हुआ है, सिर्फ SNR का फ़र्क है। D6 के अंदर D5 का सेंसर यूज़ हुआ है, सिर्फ SNR का फ़र्क है। तो ये हो रहा होता है, आपका SNR को इतना पावरफुली चीज़ों को आगे पीछे करता है कि आप बोलते हो ओ माय गॉड ये क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल D7100 है क्रॉप सेंसर, उसका मैक्सिमम ISO है 6400। सेम सेंसर उसके नेक्स्ट मॉडल में यूज़ हुआ D7200 के अंदर। D7100 उसका नेक्स्ट मॉडल था D7200। तो D7200 के अंदर सेम सेंसर यूज़ हुआ D7100 का, लेकिन उसके अंदर SNR को इतना तगड़ा था कि उसकी ISO वैल्यू 2 स्टॉप्स बढ़ी, एक भी नहीं। तो 6400 से बढ़ के 12800, 25600, 25600। किसकी वजह से? SNR की वजह से। सेंसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो SNR क्या करता है कि जो जूस निकल कर आता है सेंसर में से, जो आप कैप्चर कर चुके होते हैं, वो उसको पकाता है और फिर आपको टोन्स देता है। तो D850 जो सेकंड, मेरी नज़र में सेकंड बेस्ट कैमरा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, उसका SNR बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, उसका SNR बहुत अच्छा है D850 का। अब हम बात करते हैं मीडियम फॉर्मेट कैमराज की। अब ये तो हो गया ना, क्या वजह है कि मीडियम फॉर्मेट कैमराज से जब आप कोई ब्लैक एंड वाइट शॉट लेते हैं वो अलग ही दिखता है, क्यों है, मतलब क्या वजह है? मेरे पास फूजी फिल्म GFX है, मैं उससे शॉट लेता हूँ, वो अलग, उसकी फीलिंग ही अलग आती है। क्यों? क्या सेंसर है या SNR है? उसके पिक्सल पिच जो है ना वो आपके कैनन 5D Mark IV के बराबर है। उसके पिक्सल पिच, हालांकि वो 51 मेगापिक्सल है, लेकिन उसका जो पिक्सल साइज़ है वो फुल फ्रेम में 30 मेगापिक्सल के बराबर है, 31, 32 जो भी है कैनन 5D Mark IV की रेजोल्यूशन। तो उसकी पिक्सल पिच कैनन 5D Mark IV के बराबर है, लेकिन उसका SNR कोई इतना ख़तरनाक है। हालांकि सेंसर पुराना है, 5 साल पुराना सेंसर है GFX के अंदर, GFX 50R के अंदर 5 साल पुराना सेंसर है, 5-6 साल पुराना, लेकिन उसका SNR इतना तगड़ा है कि वो जो टोन्स निकाल के देता है ना मुझे ब्लैक एंड वाइट की, मैं चाहे कोई भी लेंस यूज़ कर लूँ भाई, मैंने फुल फ्रेम के लेंसेज यूज़ करे मीडियम फॉर्मेट में, मैंने जानबूझ के पुराने कम ग्लास एलिमेंट्स के लेंसेज यूज़ करें, मैंने ये टेस्ट किया, मैंने कहा मैं भी तो देखूँ कितना फ़र्क आता है। GFX है भाई, जो टोन्स आती है वो वही निकाल के दे सकता है। फुल फ्रेम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको इतनी टोन्स निकाल के दे दे। ग्रे मतलब शेडोज से हाईलाइट्स के दरमियान जो ग्रेडेशन चलती है ना टोन्स की, सारा गेम ब्लैक एंड वाइट के अंदर वो है कि आप कितनी स्मूथली लाइट से ग्रे टोन में आते हैं और कितने स्मूथली उस ग्रे टोन से शेडोज में चले जाते हैं। ये जो कंट्रोल है ना सारा, ये कंट्रोल आप एडिटिंग में एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक। फिर आप डिपेंड कर जाते हैं कैमरे की आउटपुट के ऊपर, और कैमरे की आउटपुट डिपेंड करती है SNR के ऊपर, SNR की आउटपुट डिपेंड करती है सेंसर के ऊपर, सेंसर की आउटपुट डिपेंड करती है CFA फिल्टर के ऊपर, CFA फिल्टर की आउटपुट डिपेंड करती है आपने लेंस कौन सा यूज़ किया है। ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन है, और ये चेन अगर आपकी समझ में आ गई बस फिर आपका एक सेटअप बन जाएगा, एक वर्क फ्लो बन जाएगा, और फिर आप उस वर्क फ्लो में रह के जब आप कोई भी शॉट लेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टोन्स निकालने के लिए ब्लैक एंड वाइट की। तो सारा मकसद आज की गुफ्तगू का ये है कि जितनी मेहनत आप लोग पोस्ट प्रोसेसिंग पे टोन्स निकालने पे करते हैं वो सब एक साइड पे, लेकिन अगर आपने एक अच्छा ये सेटअप बना लिया ब्लैक एंड वाइट का, तो आपकी लाइफ को इतनी इजी हो जाएगी ना। जिसके बाद मैंने कल जब मैं वर्कशॉप ले रहा था फोटोशॉप पे, फोटोडॉक्स पे, और मैंने वहाँ जिक्र किया कि मॉडल का मैं शॉट ले रहा था, और मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला था कि मैंने तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट शॉट लेना है, और वो कहने लगी बहुत कचरा है मेरे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में,
बच्चों की चीज़ें रखी। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि लाइट आ रही है, मुझे सिर्फ लाइट की फ़िक्र है और मैं तुम्हारा शॉट लूँगा। मैंने मिररलेस कैमरा यूज़ किया था Z6, Z700 नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने लेंस ये यूज़ किया था। लेंस मैंने ये यूज़ किया था 105 1.8 मेटल है ये, मेटल बिल्ट इन लेंस हुड, ठीक है। दिस लेंस इज लव। इस लेंस को मैं मीडियम फॉर्मेट पे यूज़ कर चुका हूँ, मीडियम फॉर्मेट पे फूजी फिल्म की, और जो रिजल्ट्स थे ना, बंदा अपनी उंगलियां खा ले ऐसा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप एक अच्छी मशीन और एक अच्छे लेंस या इनके कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छा अपना हार्डवेयर बना सकते हैं, जो आप जब भी यूज़ करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक शॉट मैंने देखा था अब्दुल मोसी रवासी है था। मैंने शॉट देखते ही सबसे पहले पूछा, यार तुमने कौन सा लेंस यूज़ किया है? मैंने छूटते ही उससे पहले पूछा कौन सा लेंस शुरू किया है। गुरु हो जाए शुरू, हाँ तंजीरा तुम शुरू से देखना ये शॉट, ये तुम शुरू से देखना, ये अभी मैं सेव करके अपलोड करूँगा। तो मैंने उससे छूटते बोला, मैंने कहा तुमने ये ब्लैक एंड वाइट शॉट कौन से लेंस लिया? ये कोई रेगुलर नहीं है लेंस। उसने छूटते बोला, हाँ बाबर भाई ये 80 to 200 है, लेकिन ये बहुत पुराना है, डी टाइप लेंस। मैंने कहा पुष्पुल, कहता हाँ। मैंने कहा बस बात खत्म। मतलब आपकी आंखें इतनी को ट्यून हो जाती हैं देख के तस्वीरों को कि आप बताते यार ये रेगुलर लेंस नहीं है, ये रेगुलर लेंस नहीं है, ये टोन्स आ ही नहीं सकती, ये शार्पनेस, ये 3 डायमेंशनल जो जो वो है रेंडेशन है, ये रेगुलर 70 to 200 से आ ही नहीं सकती। शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, नहीं आ सकती। तो ये लोग जो 70 to 200 पे ब्लैक एंड वाइट कन्वर्जन करके अपने आप को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का समझते हैं ना, मैं हाथ जोड़, प्लीज़। तकलीफ़ होती है यार, बहुत तकलीफ़ होती है देख के, प्लीज़। कसूर आप लोगों का नहीं है, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करता, कसूर उन लोगों का है जो आप लोगों को सिखाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो तो अपना मंजन बेच देते हैं, आप लोग उनका मंजन ले लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। तो अपने काम को एलिवेट करें, थोड़ा बेहतर करें, ठीक है। और बेशक आपका रेगुलर काम जो चल रहा है वेडिंग का या कोई भी कमर्शियल काम, आप ठीक है ऑटो फोकस लेटेस्ट गियर यूज़ करो, दैट्स फाइन, बट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट आर्ट। हमारा देखनी, हमारा मेरे बात, हमारा मेरा आपसे सवाल है, यू टेल मी यार, सच्ची सच्ची बताइएगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को कितने % लोग आर्ट की फॉर्म में देते हो, कितने % लोग कमर्शियल कर रहे होते हैं? इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट इज़ ऑल अबाउट आर्ट। व्हेन इट कम्स टू आर्ट you have to be thinking as artist। आपका दिमाग फिर कमर्शियल काम नहीं हो उससे सोचना चाहिए, आपका दिमाग प्योरली आर्टिस्टिक के लिए फिर सोचना चाहिए, फिर आपको उस हिसाब से कैनवस लेना चाहिए, ब्रश, पेंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर पे बैठ के एडोब इलस्ट्रेटर से आप चीज़ें नहीं बनाएंगे, फिर आप लिटरली पेंट करेंगे चीज़ें। वालेकुम सलाम हैदर, कैसे हैं आप? तो सेम गोज अप्लाइज फॉर ब्लैक एंड वाइट, कि अगर ब्लैक एंड वाइट अगर आपने तस्वीरें लेनी है एंड इट हैज़ टू बी आर्टिस्टिक, तो उसके लिए आपको आर्टिस्टिक वाले लेंस, आर्टिस्टिक वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आज एक लेंस निकाला था मायर ऑप्टिक गर्लिक्स 100 mm f2.8 ट्रियो प्लान, मैंने आज वो लेंस निकाला। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये है वो लेंस, ट्रियो प्लान 100 mm 2.8, ठीक है। ये M42 स्क्रू माउंट है, ठीक है। इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ।
ये इसकी आउटपुट आ रही है। अच्छा, ये इसकी एक और आउटपुट है, ये इसी लेंस है। ये टेस्ट शॉट्स लिए थे मैंने, इसी मायर ऑप्टिकल लेंस 100 mm 2.8 ट्रियो प्लान से। ये बोके बॉल बनाने के लिए मशहूर है ये लेंस, लेकिन ये जो आर्टिस्टिक, ये जो अप्रोच है ना इसकी, जो जिस तरीके से रेंडर करता है इमेज, दैट्स क्लास लीडिंग। मेरे ख्याल में 3 या 4 ग्लास एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। याद रखें, अगर आप मल्टी जूम 70-200 24-70 का लेंस यूज़ करके ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करेंगे, यू आर नेवर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। No one take photography as art now. Even I know now it's no more photography. It's more photo manipulation. It's straight out of the camera result and editing are way too different these days. People rely on Photoshop and Lightroom a lot. ऐसे ही रहता। तो आज मैंने इस सेशन में आप लोगों को सिर्फ यही एक पूरा वर्कफ्लो समझाया कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले लेंस होना चाहिए, जो कि प्राइम होना चाहिए, और उसके अंदर ग्लास एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए, तो आपका इमेज अच्छा होगा। जितना लेंस इम्परफेक्ट होगा उतना इमेज ज़्यादा अच्छी टोन्स देगा। जितनी ज़्यादा लेंस क्रोमेटिक एबरेशन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा 3 डायमेंशनल इमेज आपका प्रोड्यूस होगा। मेरे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरे पे आते हैं तो कैमरे की सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको वो जो मैक्सिमम टोन्स दे सके। अब मसला ये है कि ये आप लोगों को इतना ईजी पता नहीं चलेगा। उसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप flickr.com पे जाओ, उस कैमरे के मॉडल को लिखो, तो आपके पास बहुत सारे उसके ग्रुप्स आ जाएंगे। उस ग्रुप पे जाके आपने फ़ौरन सिर्फ उस मॉडल की ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को देखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये इस तरीके की टोन्स निकाल रहा है। बहुत इंटरनेशनली ना लोग इतनी कोई एक्सट्रीम एडिट नहीं करते हमारी तरह, वो भी लोग बस सिंपल छोटा मोटा आगे पीछे करते। तो बहुत सारे लोगों के इमेज जो होते हैं वो नॉर्मल एडिट होती हैं, तो आपको एक अच्छा भला आइडिया हो जाता है लेंस का कि ये लेंस इस तरीके से रेंडर करेगा ब्लैक एंड वाइट। बाबा साहब अली, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मेरा मकसद ही सिर्फ उर्दू में बात करने का ये है कि ये टोन्स वगैरह, ये जो कन्वर्सेशन है, ये सब लोग इसको समझते हैं। ओके, तो ये आपने कैमरा मॉडल जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसको flickr.com पे जाके गूगल करें, flickr.com पे जाके सर्च करें एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो वो आप उस एग्जांपल्स पे से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरीके की ब्लैक एंड वाइट टोन्स निकालता है। मुख्तलिफ कैमराज को सर्च करें और जो आपको बेहतर लगता है कि यार ये इस कैमरे की एग्जांपल्स बहुत अच्छी है flickr.com पे, वो मॉडल जाके ले लें। अगर आप लेने से घबरा रहे हैं तो वो मॉडल किसी दोस्त से ट्राई कर ले जो आपके जान पहचान में हो। ट्राई करके ऑन द स्पॉट देके रॉ फाइल्स अपना मेमोरी कार्ड लगा के टेस्ट शॉट्स लें, हाईलाइट्स और शेडोज़ के, और घर आके फिर उनको रिकवरी करें, तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये सेंसर अच्छा है इसका, ये करके देख लें, ठीक है। वरना ये है कि एक सेकेंड हैंड बॉडी पकड़ लें, नई बॉडी ख़रीदने के इन्वेस्टमेंट ना करें। वो कैमरा जो आपको सही लग रहा है ब्लैक एंड वाइट के लिए, वो सेकेंड हैंड ख़रीद लें और सेकेंड हैंड लेके आप उसकी टोन्स निकालें, तो आपको वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। जी पूछिए राना हैदर, क्या सवाल है आपका? देखिए मेरे पास तो कोई सस्ता सोल्यूशन है ब्लैक एंड वाइट का। D700 $400 $350 का ये कैमरा मिल जाता है। पाकिस्तान में इससे भी सस्ता मिलता है यार ये कैमरा, ठीक है। और मेरे लिए ये नंबर 1 कैमरा है ब्लैक एंड वाइट का, नंबर 1। ये लेंस अगर सच्ची बात पूछे तो ये 30-40 हज़ार से ज़्यादा का लेंस नहीं है। तो 1 लाख के अंदर आपका ये पूरा सेटअप तैयार है। 1 लाख या उससे कम है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का ये सेटअप, ये पूरा सेटअप। ये लेंस 105 1.8 और
ये कैमरा, और आप फिर ऐसी उधम किस्म की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें निकालेंगे जिसकी कोई बात नहीं। व्हाट इज़ बेस्ट, जेपेग और रॉ? भाई रॉ, रॉ इज़ द बेस्ट, रॉ इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मेरी D700 की डायनामिक रेंज रॉ फाइल की इतनी नहीं है जितनी D850 की है। मज़े की बात यह है, D850 की रॉ फाइल के अंदर मुझे ज़्यादा स्पेस मिलती है, ज़्यादा लैटिट्यूड मिलता है एडिटिंग का। मैं लाइट्स और शेडोज़ बहुत आराम से खींच सकता हूँ D850 में। D700 में मुझे नहीं मिलती, उसमें बेंडिंग आनी शुरू हो जाती है D700 की रॉ फाइल्स पे। कुछ अर्से बाद एक हद तक एडिट कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी D700 की टोन्स D850 से बेहतर है। ये बस आपको समझाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पोस्ट प्रोसेसिंग में ही टोन्स निकाल लिए। अगर कैमरा आपको शुरू में ही टोन्स निकाल के दे दे तो क्या ज़रूरत है यार, क्या ज़रूरत है? मैं कोशिश करता हूँ, अभी आप वीडियो फिनिश करता हूँ, मैं D700 का लिंक जिसमें मेरे सारे D700 के इमेजेस हैं वो मैं कमेंट में शेयर करता हूँ। आप उस लिंक पे जाओ, वो मेरी सारे इमेजेस हैं जो मैंने D700 से लिए। आप उसमें जाकर, उसमें कलर भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है, तो आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को जाके देखो और फिर मुझे बताओ कि वो क्यों डिफरेंट लग रहे हैं। और फिर मैं एक और लिंक शेयर करूँगा इस लेंस का, 105 1.8 का और 105 f2DC का। आप उस लेंस के एल्बम में भी जाके देखो, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को देखो, क्योंकि तो आपके पास 3 रेफरेंस आ जाएंगे, एक कैमरे के और 2 लेंसेज के। इस तरीके से यू कैन मेक अप योर ओन माइंड। आई एम श्योर कैनन के भी पुराने लेंसेज होंगे, FD ग्लास बहुत अच्छे। हाशिम भाई है लाहौर में, वो आप उनसे कांटेक्ट करें। तो हाशिम भाई जो है वो कैनन के बहुत अच्छी इनपुट देते हैं, बल्कि सिप्ते हसन जाफरी जो है वो और अच्छी इनपुट देते हैं, वो भी इक्वली इतने अच्छी इनपुट देते हैं। हमारा जो है वो भी कैनन शूटर है, वो आपको और अच्छी इनपुट देंगी कैनन की, कि कौन सा लेंसेज अच्छे हैं कैनन के, कौन सा कैमरा अच्छा है कैनन का। आई एम ऑल अबाउट नाइकन, तो मैं तो नाइकन का इनसाइड आउट सब जानता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि D700 और ये 105 1.8 AIS या 105 f2DC फॉर ऑटो फोकस। तो ये मेरे गो टू कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड वाइट का। 50 mm में एक है मेरे पास, 55 mm f3.5 मैक्रो। आउच, वो लेंस आउच है। मैक्रो लेंस है 55 3.5, लेकिन सर व्हाट इज एंसेल एडम जोन सिस्टम? एंसेल एडम का जोन सिस्टम जो है ना, मैंने किसी ज़माने में पढ़ा था, भूल गया। एंसेल एडम का जोन सिस्टम ये है कि आपके इमेजेस जो है वो 5 हिस्सों में, बल्कि 5 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड है। ब्लैक है, शेडोज़ हैं, मिड टोन्स हैं, हाईलाइट्स हैं और वाइट लेवल्स हैं। तो आपने इन जोन में चीज़ों को, अपने इमेज को मीटरिंग करके इमेज लेना होता है। तो दैट्स अ जोन सिस्टम। ब्लैक, शेडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट्स और वाइट, ये 5 लेवल है। सिंप्लीफाई। तो आप इमेज की मीटरिंग बिल्कुल ब्लैक भी नहीं रखनी, आपने शेडोज़ में रखनी है, ब्लैक नहीं रखनी, शेडोज़ में रखनी है, मिड टोन्स और हाईलाइट्स, इन 3 में आपने खेलना है। ठीक है, स्पॉट मीटरिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है। इट्स अप टू यू। तो ये है जोन सिस्टम एंसेल एडम का। आप आजकल के डिजिटल कैमरास को इतने ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैंने वो बुर्ज खलीफा का बुर्ज अल अरब का चांद के साथ शॉट लिया था, और D500 से, जो कि हीपा का फाइनलिस्ट हुआ था, मैं उस इमेज को यूज़ करके, आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी दैट ईयर। तो वो जो है मैंने अंडर एक्सपोज शॉट लिया था, लेकिन मुझे पता था कि D500 की रॉ फाइल में इतना दम है कि मैं एक्सपोजर रिकवर कर लूँगा, और मैंने कर लिया क्योंकि मुझे कैमरे का पता था। बिल्कुल उज़ैर, डेविड यारो यार, इट्स ऑल अबाउट ब्लैक एंड वाइट। वो उसके इमेजेस बिल्कुल ही अलग है। नहीं से कैनन शूटर बाय द वे, वो ना कैनन है, नाइकन है मेरा ख्याल, ये कैनन है, मुझे नहीं पता, शायद कैनन है।
लेकिन ही इज़ ऑल अबाउट हिज टोन्स, ही इज़ ऑल अबाउट हिज टोन्स। डेविड यारो ब्लैक एंड वाइट पूरी दुनिया है। खैर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं 2 लिंक शेयर करूँगा, एक कल वाला सेशन जो एस्थेटिक के ऊपर था और एक आज का सेशन जो कि प्योर टेक्निकल है, गियर्स के ऊपर। इंशाल्लाह फिर बात होती है, हमें ख्याल रखिएगा। तो ये कल और आज के 2 सेशन करके मैंने पूरी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कंप्लीट कर दी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह जल्द दोनों लिंक यूट्यूब पर अपलोड होंगे, वो मैंने दोनों लिंक आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप सब उसको अपने सर्कल में फैलाएं। बाय द वे आप लोग viewgraphy.com पे जाएं, VUEGRAPHY.com viewgraphy.com पे जाएं। वहाँ पे हमारा लास्ट जो मैगज़ीन है ब्लैक एंड वाइट के ऊपर है वो फ्री है। आप लोग जाएं, सब्सक्राइब करें और वो फ्री मैगज़ीन डाउनलोड करें। इट्स ऑल अबाउट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक आप लोगों के लिए गिफ्ट है। नॉर्मली हम चार्ज करते हैं उस मैगज़ीन का, लेकिन इस साल जो लास्ट हमारा ब्लैक एंड वाइट एडिशन है वो हमने कम्प्लीटली फ्री रखा है बिकॉज ऑफ कोविड। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।